हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने वर्क पावर एनर्जी इस टॉपिक को रिवाइज करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम जानते हैं 11th का टॉपिक है और इसका बहुत यूज़ करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक्स में आएगा वहाँ पर भी यूज़ करेंगे, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है, इस टॉपिक में हम यही समझेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहला जो टर्म आता है वर्क, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब देखना फिजिक्स में कैसे वर्क को डिफाइन किया गया है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन फिक्स है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चीज नहीं है। फिर इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया जा रहा है डी। फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है और मुझे इस फोर्स का वर्क निकालना है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस फोर्स का वर्क निकालूंगा तो हमें पता है क्या करूंगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट करूंगा एफ कॉस थीटा। ब्लॉक अगर डी डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स एफ कॉस थीटा इंटू डी, बस यही वर्क है। या एफ इंटू डी कॉस थीटा, अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर दूं। बात एक ही है। इसका मतलब है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो जो भी वर्क है बराबर हो जाता है एफ डॉट डी। देख रहे हो ना, एफ डी कॉस थीटा लिखा है, जैसे नहीं वेक्टर होता है ना, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल सेम यहाँ पर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल थीटा है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी, हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कांस्टेंट फोर्स जैसे ग्रेविटी है, हम जानते हैं कांस्टेंट फोर्स है। कोई पार्टिकल है, छोड़ दिया, नीचे आ रहा है, अगर कुछ एच हाइट नीचे आता है और वर्क डन बाय ग्रेविटी मुझे निकालना है तो मैं कैसे लिख दूंगा, बराबर फोर्स एम जी इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एच। ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस होंगे जो कांस्टेंट फोर्स होंगे और उनके वर्क की कैलकुलेशन बहुत आसानी से हम कर लिया करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम। इस छोटे से एग्जांपल में बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक बॉडी है, कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट फोर्स एफ। तो ये फोर्स दिया गया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट है ना, बॉडी वो मूव कर रही है, ध्यान से देखें, 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस, यही लिखा हुआ है। What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along the z axis? फोर्स के पास x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, लेकिन बॉडी रेस्ट्रिक्टेड है मूव करने के लिए अलोंग z डायरेक्शन में। अगर ऐसा है, ध्यान से देखो, तो मुझे केवल z डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। ठीक है, z डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 3 न्यूटन, जो मैंने यहां लिखा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4, तो 3 इंटू 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट। यानी इस टाइम पर जो x और y डायरेक्शन के फोर्स हैं उनका जो वर्क है फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, 0, क्योंकि उन डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। यानी वो पॉइंट जिस पर हम फोर्स लगाते हैं वो मूव करता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, या जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्प्लेसमेंट को उसके लॉन्ग रिजॉल्व कर लेते हैं, दोनों का। थीटा की वैल्यू 0 हो गई, वर्क की कैलकुलेशन कर दी, कितना आ गया, 12 जूल। ये है एग्जांपल वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है इसमें फोर्स वेरी करता है। इसका मतलब है जब फोर्स वेरी करते हैं ना तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क निकालते हैं। इसका मतलब है कि अगर फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट dr है तो F डॉट dr,
और फिर जहाँ से जहाँ जाना है, मान लो मुझे एक पॉइंट से चलना है, दूसरे पॉइंट तक पहुँचना है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मान लो ये वाला पॉइंट P1 है, ये वाला पॉइंट P2 है, कोई फोर्स लग रहा था, बॉडी को डिस्प्लेस किया फ्रॉम P1 टू P2, तो उस इंटरवल में छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालो, फिर उन्हें ऐड कर दो, तो टोटल वर्क पता चल जाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग बॉडी फ्रॉम P1 टू P2 इज गिवन बाय इंटीग्रल DW, मतलब समेशन, वही लिखा है P1 से P2 F.dr। ठीक है, अब जैसे अगर इसका एग्जांपल देखूं मैं, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F बराबर 7 - 2x + 3x स्क्वायर एक्ट ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x = 0 to x = 5 मीटर। वर्क डन निकालना है। देख रहे हैं फोर्स x का फंक्शन है, बॉडी x डायरेक्शन में मूव कर सकती है और फोर्स x डिपेंडेंट है, तो अगर मुझे वर्क निकालना है, वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल F dx, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x1 टू x2। x1 की वैल्यू कितनी है 0 और x2 की वैल्यू कितनी है 5, यानी f को मैं लिखूंगा 7 - 2x + 3x स्क्वायर dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है और लिमिट तक देनी है, छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत आसान, सॉल्व करके हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, मीन्स 135 जूल, क्योंकि मुझे x और x स्क्वायर के इंटीग्रेशन करने आते हैं। बेसिक आइडिया समझ में आ गया है वेरिएबल फोर्स का वर्क। फिर एक और बात आती है कि कभी कभार ग्राफ दिया होता है, फोर्स और जो पार्टिकल डिस्प्लेस होता है उनके बीच में एक रिलेशन दी होती है कि भाई फोर्स के जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, जो भी कर्व है उस कर्व को हम छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं उस ग्राफ को, और जो भी यहाँ से यहाँ तक ये छोटे छोटे एलिमेंट हैं उन सारे एरियाज को कैलकुलेट करेंगे और उनका समेशन कर देंगे, तो हमें मिल जाता है वर्क डन। मतलब पूरा एरिया निकालना होता है उस कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो वर्क पॉजिटिव आएगा। मान लो फोर्स नेगेटिव में दिखाता, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता, तो वर्क नेगेटिव आता, यानी उस एरिया को मैं नेगेटिव की तरह लेता। तो बिल्कुल आसान है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वो डिपेंड करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है या 180 है। अब एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं हम, ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया गया है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है, मुझे निकालना है वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x = 1 to x = 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो भी ग्राफ दिया गया ना, जहां से जहां तक डिस्प्लेस किया जा रहा है उस पोर्शन का जो कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस उनके बीच का एरिया निकालना है। कहां से स्टार्ट करना है, x = 1 से, यानी यहां से कहां तक आना है, x = 5, यानी यहां तक। तो जब मैं 1 से 5 जाऊंगा तो पहले 1 से 2 देख रहे हैं, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, 2 से 3 देख रहे हैं, फोर्स बदल गया 20 न्यूटन है, इसका मतलब ये वाला एरिया चाहिए। उसके बाद 3 से 4 देखें, तो 3 से 4 में फोर्स की वैल्यू हो गई है -20, यानी कि 3 से 4 तक की बात करेंगे तो ये वाला एरिया चाहिए। फिर और आगे बढ़ेंगे, 4 से 5 मीन्स ये वाले एरिया चाहिए। तो जो शेडेड पोर्शन मैंने दिखाया है मुझे उसका एरिया चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखो, 1 से 2 गए तो ये वाला एरिया आ जाएगा यहाँ इस वाले पोर्शन का, यानी कि 1 से 2 मतलब ये हो जाएगा 1 × 10, यानी कि 10। फिर ध्यान से देखना, जब मैं 2 से 3 की बात करूंगा तो 4 से 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, दोनों ही पॉजिटिव है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है एरिया निकालेंगे तो 1 × 20। उसके बाद में बहुत ध्यान से देखो, 3 से 4 तक की अगर बात करेंगे, 4 से -20, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वर्क निगेटिव होगा, अगेन ये वाला एरिया निकाल लोगे, कितना आ जाएगा -20। तो ये वाला जो एरिया है -20। फिर 4 से 5 में वर्क अगेन ऊपर वाला एरिया कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, और फोर्स कितना है 10 न्यूटन, एरिया कितना हो जाएगा 10 × 1, यानी कि ये 10 जोड़ दें, +20 -20 गायब हो गया, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा 20 जूल। मतलब जो पॉजिटिव एरिया है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव, ऐसे वर्क निकाल लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब वर्क निकालना हमने सीख लिया है, इसका मतलब है एक टर्म और आएगा एनर्जी। इसके बाद जो एनर्जी है ना,
इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी में है क्या, मतलब क्या है एनर्जी का? एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। स्केलर क्वांटिटी हम जानते हैं। फिजिक्स में जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं वर्क और एनर्जी की, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी किसी भी बॉडी के पास मोशन की वजह से जो एनर्जी है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बहुत पॉपुलर है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और एक टर्म हम लोग यूज करते हैं पी, जो कि होता है एम वी। तो अगर किसी पार्टिकल के पास वी वेलोसिटी है, उसका मास एम है, तो ड्यू टू मोशन उसके पास जो भी एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। और अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालें तो ये हाफ एम वी स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ लिखी, और पी बराबर अगर एम वी है तो इसका मतलब है कि मैं इस वी की जगह अगर वैल्यू पुट कर दूं पी और एम के फॉर्म में, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये दो रिजल्ट हैं जो हमें दिमाग में रखने होते हैं, ठीक है ना, पी स्क्वायर बाय 2m, हाफ एम वी स्क्वायर। और आगे बढ़े और इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करें, तो ध्यान से देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 में यहां पर एक पुलिस ऑफिसर है, फायर करता है एक बुलेट 50 ग्राम की है, जिसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं बुलेट इमर्ज होती है ओनली विथ 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और पूछा जा रहा है व्हाट इज द एमर्जेंट स्पीड ऑफ बुलेट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये स्पीड हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए इनिशियल एनर्जी पता है, इनिशियल एनर्जी कितनी है, के आई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम जो है ना वो ग्राम में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको किलोग्राम में चेंज करना होता है। तो 1/2 एम की जगह मैंने ये लिखा है 50 और इंटू 10⁻³ फिर वी स्क्वायर। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% है। तो जो भी 1000 है ना, इसका 10% निकाल लिया हम लोगों ने, ये कितना आ गया 100 जूल। कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लूं वीएफ जो है ना वो इमरजेंट स्पीड ऑफ बुलेट है, तो फिर सेम फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, एम 50/1000 इंटू वी एफ स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 50/1000 इंटू वी एफ स्क्वायर बराबर जो ऊपर वाली एनर्जी है। सॉल्व करेंगे वी एफ स्क्वायर बराबर 4000 आ जाएगा, यानी वी एफ की हम वैल्यू निकाल लेंगे, फाइनल स्पीड। बिल्कुल सिंपल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल इनिशियल का 10% थी, तो स्पीड कितनी है ये पूछा गया था। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें हमें कुछ नहीं करना, हल्की सी कैलकुलेशन करनी है। और आगे बढ़ते हैं, अब आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर मुझे फोर्स के वर्क निकालने आ गए तो कोई भी सिस्टम है या कोई भी बॉडी है उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उन सारे फोर्सेस का वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये लिखा हुआ है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, चाहे किसी भी टाइप के फोर्सेस हों। जैसे यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिनको मैं आगे वाली स्लाइड में डिफाइन करूंगा कि इनका मतलब क्या होता है। यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि किसी भी टाइप के फोर्सेस की बात हो रही है ना, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, जो भी हैं, सारे के सारे फोर्सेस जो बॉडी पे लग रहे होते हैं या किसी सिस्टम पे लग रहे होते हैं, उन सब का वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे वर्क निकालो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर कर दो। और आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें दूं, एग्जाम्पल नंबर 5।
एक पार्टिकल है मास m का, मूव्स विद वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दे रखी है v बराबर a रूट x, a कांस्टेंट है यहां पर, ठीक है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d, यानी पार्टिकल पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का वर्क निकालना है। और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि उसकी जो वेलोसिटी है ना v, वो उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे बदल रही है। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v, a कांस्टेंट हो गया है। अगर 0 से d डिस्प्लेस किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे तो सारे वर्क निकल आएंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे? शुरुआत में जब x बराबर 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। देखो v बराबर a रूट x है, और जब x बराबर d है तो वेलोसिटी v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a रूट d। वर्क बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियस है, वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, और वेलोसिटी ये पता है तो हाफ mv स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर d आ जाएगा माइनस 0, यानी कि 1/2 ma स्क्वायर इंटू डी। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बहुत ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg है ना, on horizontal smooth surface as a function of time t is given by x equal to t cube by 3। यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है और मुझे निकालना है उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस के वर्क। एक्सटर्नल एजेंट फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड, जो इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है उसका वर्क निकालना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड, मतलब t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकेंड, इस इंटरवल में मुझे वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे? x दिया हुआ है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी होती है v बराबर dx बाई dt। कितना आ जाएगा? t क्यूब का डिफरेंशिएशन t स्क्वायर। अब t बराबर 0 पर सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और जब मैं कहूंगा t बराबर 1 तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहां पर t बराबर 1 पुट कर देंगे, यानी कि 1। तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी पता है, t बराबर 1 पर वेलोसिटी पता है। मुझे निकालना है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। और वो बराबर हो जाएगा 1/2 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 0 है, क्योंकि इनिशियल ये वाला टर्म अपने आप 0 हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये 0.5 जूल आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे यूज करते हैं वो सीखा। सारे फोर्सेस का वर्क निकालते हैं बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देख रहे हैं मुझे फोर्स के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी के टर्म्स मालूम है, तो उससे डायरेक्ट हम उन सारे अननोन फोर्सेस के वर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर एक टर्म आता है पावर। इस पावर का क्या मतलब होता है? वर्क निकालना हमने सीखा, किस रेट से वर्क हो रहा है वही पावर है। वी डिफाइन पावर एज द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा डब्ल्यू वर्क होता है ना, तो ये एक एवरेज पावर है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। और वर्क डन का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बदली, उसमें कितना टाइम लगा, दोनों को डिवाइड कर दिया, एवरेज पावर आ गया, है ना। कुछ ऐसे डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। और अगर यही डेल्टा डब्ल्यू मैं कह दूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी। किसी मोमेंट की अगर हम बात करें, किसी इंस्टेंट पर बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर, तो फिर P बराबर डी डब्ल्यू बाय डी टी। मान लेंगे डी टी टाइम इंटरवल में वर्क डी डब्ल्यू है। जो भी डी डब्ल्यू है ना, दैट इज एफ डॉट डी आर, वर्क की डेफिनेशन, डिवाइड अपॉन डी टी। अब ये जो डी आर अपॉन डी टी है, इसको हम लोग लिख देते हैं वी, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है P, वो बराबर क्या हो जाती है? एफ डॉट वी। एवरेज में टाइम इंटरवल की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी मोमेंट पर जिस पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये हो गई पावर, ठीक ना, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। और एक और बात, जैसे हम लोगों ने वर्क
निकालते समय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकाला था। ऐसे ही अगर मुझे पावर और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है तो उसका जब मैं एरिया निकालूंगा ना तो वो वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रल पी डी टी। तो अगर पी टी ग्राफ का एरिया निकाल लिया हम लोगों ने तो वो क्या बताएगा, उस इंटरवल में कितना वर्क करना पड़ा है। तो बहुत आसान होता है एरिया निकालना, जैसे पहला एग्जांपल दिया था बिल्कुल वैसा ही। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं इसी पर बेस्ड, ठीक है, ध्यान से देखें। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक है, ट्रक पुल से मास ऑफ 1200 kg 1200 kg एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन ए लेवल रोड। टेंशन जो है ना कपलिंग की वो मालूम है हमें 1000 न्यूटन। व्हाट इज द पावर स्पेंड फॉर द मास, यानी कि फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का, ट्रक पुल कर रहा है ना, और वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स दिया हुआ है और हमें पावर निकालनी है। क्या हो जाएगा, पावर स्पेंड इन पुलिंग द मास, सिंपल, एफ डॉट वी। एफ और वी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब है 1000 इंटू 10। सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 4 वॉट। तो पावर में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है कि वर्क कैसे करते हैं। अगर फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है तो एफ डॉट वी कर देते हैं, पावर निकल आती है। सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो हमने पहले बताया था। ये क्या होते हैं पहले समझते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क कैलकुलेट करते समय मुझे पाथ से कोई लेना देना ना हो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में सिर्फ और सिर्फ हमें पोजीशन से मतलब हो और पाथ से कोई लेना देना ना हो। जैसे अगर मैं किसी पार्टिकल को इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एफ तक ले जा रहा हूं, आई से एफ तक ले जाने में एक पाथ हमने सिलेक्ट किया और यहां वर्क है W1, दूसरा पाथ सिलेक्ट किया वर्क है W2, एक तीसरा पाथ सिलेक्ट किया वर्क है W3। तो इन 3 डिफरेंट पाथ में हमने वर्क निकाले हैं W1, W2, W3। अब ध्यान सुनना, अगर ये वर्क सेम है, मतलब पाथ बदल दिए लेकिन पोजीशन में चेंज सेम है आई से एफ तक, तो 3 डिफरेंट पाथ के जो वर्क हैं वो कैसे आ गए, सेम। इसका मतलब है वो फोर्स जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने ये वर्क निकाले हैं वो कैसा है, कंजर्वेटिव। यानी जो भी फोर्स होता है ना उसका वर्क, जो ट्रैक जिस पर हम मूव करा रहे हैं पार्टिकल को, वो रास्ता उस पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जब कभी किसी क्लोज लूप में वर्क निकाला जाता है, ऐसे करके उसी फोर्स के लिए किसी क्लोज लूप में वर्क निकाला जाता है, तो वर्क की वैल्यू जो होती है ना वो कितनी आती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए क्लोज स्ट्रिप इज ऑलवेज 0, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि अगर वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसा कि यहां लिख रहा है, किसी भी पाथ के थ्रू जाओगे वर्क की वैल्यू सेम मिलेगी। तो हमने क्या कहा, डिफरेंट वर्क लेकिन सब सेम, W1, W2, W3 ये तीनों बराबर ही होंगे, कहने का ये मतलब है। और आगे बढ़ते हैं। फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऑब्वियस है, अगर एक ट्रैक है जिसका वर्क W1 है, दूसरे में W2 है, तीसरे में W3 है, आई से एफ तक जा रहे हैं, तो तीनों वर्क डिफरेंट, या हो सकता है कोई 2 सेम हो जाए लेकिन तीसरा अलग है, मतलब वर्क पाथ डिपेंडेंट होगा। अगर वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो जो फोर्स है ना वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। और अगर वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम जानते हैं कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन आ रहा है और केवल वर्टिकली डिस्प्लेस हो रहा है, चाहे किसी भी ट्रैक के थ्रू गया हो, उसका वर्क फिक्स है mg इंटू एच। फ्रिक्शन का वर्क निकालोगे, किस पे डिपेंड करेगा, ट्रैक जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर तुम्हें समझाऊं कि एक ब्लॉक यहाँ पर है और उसको पहले मैं यहाँ से यहाँ लाऊं ऐसे,
और फिर यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्प्लेस करेंगे तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, पीछे की तरफ लग रहा है। फिर ये डिस्प्लेसमेंट कितना है d1, फिर मैंने परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट कितना है d2। जब मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और हमने मान लिया वही फ्रिक्शन एफ के पीछे की तरफ है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क निकाला, नेगेटिव वर्क आएगा माइनस एफ के d1, और फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो माइनस एफ के इंटू d2, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा इस ट्रैक में। जबकि मैं डायरेक्ट अगर यहाँ से यहाँ ले जाऊँ ब्लॉक को, तो इसका मतलब है अब इस सिचुएशन पर, इस ब्लॉक पर जब ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो कितना हो गया अंडर रूट d1 स्क्वायर और प्लस d2 स्क्वायर, ये 90 डिग्री का एंगल मान लिया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वही वाला कितना आ जाएगा F2 बराबर माइनस एफ के और यहाँ अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। देख रहे हैं, दो डिफरेंट ट्रैक से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक अगर पार्टिकल को ले जा रहे हैं तो वर्क की वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब है फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो दो तरह के फोर्स वर्क डन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। फिर एक टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी विच ए बॉडी हैज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन है। ये एक रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल डिफाइन है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन है और इसके लिए हमें एक रेफरेंस लेवल चाहिए होता है, ठीक है। तो दो बातें समझ में आ गई। फिर देखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड is defined as the work done by external agent against the action of the conservative force in order to shift it from reference point to that present position। यानी एक रेफरेंस पॉइंट है, वहां से एक फाइनल पोजीशन तक किसी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं। तो जो भी वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, कुछ इस तरह से। तो जो भी फोर्स है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, उनके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही लिखा हुआ है। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता होती है और कभी फोर्स निकालने को कहा जाता है तो एक रिलेशनशिप है, F इक्वल टू माइनस डेल यू, यानी माइनस ग्रेड यू, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये डेफिनेशन हमें दिमाग में रखनी है। कभी पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी और फोर्स निकालने को कहा जाएगा तो हम एक तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया करेंगे। F बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 8। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कैसे वेरी कर रही है पोजीशन के साथ वो दी हुई है। u बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z, ठीक है। x और y और z यहां पर दिए हुए हैं, मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो अगर u x y z का फंक्शन है और मुझे f निकालना है तो हमें पता है f बराबर क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। अगर मैं सॉल्व करूं इसी को तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस डिफरेंशिएट किया हमने 4x आई कैप और सॉल्व करेंगे, माइनस यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा तो 9y स्क्वायर जे कैप। फिर और आगे बढ़ते हैं, माइनस 2 और यहाँ पर क्या मिलेगा, के कैप। यानी x डायरेक्शन में जो फोर्स है, ध्यान से देख रहे हैं, वो -4x है। y डायरेक्शन का जो फोर्स है वो देख रहे हैं
9y² है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन का जो फोर्स है वो कांस्टेंट है -2। मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात है, x डायरेक्शन का जो फोर्स है Fx वो किसके बराबर है, -4x। माइनस का मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन। यानी सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे x y z के फॉर्म में पता है और फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, F बराबर -∂u/del(x)i कैप -∂u/del(y)j कैप -∂u/del(z)k कैप। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ध्यान से देखें, इस एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, एक मीटर स्केल है, मास m है इसका, इनिशियली वर्टिकल इज डिस्प्लेस एट एन एंगल 45 डिग्री कीपिंग द अपर एंड फिक्स्ड। मतलब इस एंड को फिक्स रखते हुए हम इसे यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, और कितना एंगल डिस्प्लेस किया है, 45। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी में अगर चेंज निकालना है, तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहे होंगे, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, बराबर माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस करने में, यही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखना, बराबर माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कितना, माइनस तो फॉर्मूले में है, और ग्रेविटी का वर्क, तो अगर मैं इस रॉड को देखूं तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा, मिड पॉइंट पर। जब मैं डिस्प्लेस करूंगा तो ये यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ आ गए। और अगर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसे मैं कह दूं डेल्टा एच है, तो ग्रेविटी हो गई mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एच, और आगे लगा देंगे माइनस, क्योंकि ग्रेविटी का जो वर्क है वो नेगेटिव है और आगे माइनस है, तो इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, किसके बराबर होता है, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव, सॉल्व किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो डेल्टा यू बराबर mg इंटू डेल्टा एच, मतलब सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो चुका है। रॉड का सेंटर उसका मिड पॉइंट है, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म रॉड मानी हुई है। अब कैसे, mg, और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें तो ये तो l/2 है, ये एंगल 45 है, ये डिस्टेंस l/2 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, l/2 cos 45, वही लिखा हुआ है mg l/2 कॉमन 1 माइनस cos थीटा, mg डेल्टा एच का मतलब l/2 माइनस l/2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू में पता ही है 45, सॉल्व कर लेंगे, और मीटर स्केल है, इसका मतलब है L की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं कितनी है, 1 मीटर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इतना वर्क आ जाएगा, क्या नाम है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। और आगे बढ़ते हैं। अब एक वैरायटी और होती है इसी टॉपिक में, पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ दिया होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैसे बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, कुछ इस तरह का कर्व दिया है, और इन कर्व को देख करके हमें पता लगाना होता है कहाँ पर इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो पहले तो बात आती है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिस पर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, यानी वो पोजीशन जहां पर रिजल्टिंग फोर्स 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फिर पता लगाना होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जैसे ये जो भी ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को देख करके पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में जो ग्राफ है, इसको देख करके हमें पता लगाना है कि कौन सी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है। हमने क्या कहा, रिजल्टिंग फोर्स 0, और फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, यानी कि अगर F निकाला जाएगा तो यहाँ मिलेगा माइनस du/dx या del(u/del(x), लेकिन यहाँ केवल x का फंक्शन ही है, इसलिए मैंने लिख दिया F बराबर माइनस du/dx। तो ध्यान से देखना, जहां पर स्लोप 0 होगा, यानी कि पोजीशन A, ये वाली पोजीशन B एंड ये वाला पॉइंट H, इन पोजीशन पर
स्लोप जीरो है, मीन्स du/dx जीरो है, यानी कि फोर्स जीरो है। तो इन तीनों पोजीशन पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो है। कहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये पता लगाना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करें, छोड़ दें, और पार्टिकल अपनी पोजीशन को रिगेन करे, यानी जो फोर्स है वो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लगे, तो मैं कहूंगा वो पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ध्यान से देखो, पोजीशन ए, यहां से अगर हल्का सा पार्टिकल को डिस्प्लेस किया और फिर फोर्स देखें तो स्लोप यहां पर कैसा आ गया है? पॉजिटिव। फोर्स क्या होता है? -du/dx, यानी फोर्स लगेगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, नेगेटिव। मतलब इससे हल्का सा इधर डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स इधर लगेगा, या इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो du/dx नेगेटिव, यानी कि फोर्स पॉजिटिव। मतलब पार्टिकल को पोजीशन ए से स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लगता है, पार्टिकल अपनी पोजीशन को रिगेन करता है, मतलब ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। वही यहां पर बताया गया है, इट इज ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर फोर्स जीरो और सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब बाद वाला स्लोप माइनस पहले वाला स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम। तो जब मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन फाइंड करनी है तो इस ग्राफ को देख करके हम समझ गए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? जहां पर u मिनिमम है, यानी पार्टिकल अपनी पोजीशन को रिगेन करे। सिमिलरली अगर पॉइंट बी की बात करोगे तो यहां पर भी du/dx जीरो है। पहले देख रहे हैं स्लोप पॉजिटिव, बाद में स्लोप नेगेटिव, जस्ट पहले वाले पॉइंट पर, जस्ट बाद वाले पॉइंट पर। इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करेंगे बाद में स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का मतलब हो जाएगा फोर्स पॉजिटिव, यानी इस लोकेशन पर अगर देखोगे तो जिधर डिस्प्लेस करोगे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इधर डिस्प्लेस करोगे, बहुत ध्यान से देखना, इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, यानी जिधर तुमने डिस्प्लेस किया फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। उसकी वजह से पार्टिकल को जिधर डिस्प्लेस करते हैं अगर वो मूव करता है अवे फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो उसे कहा जाता है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और फिर एच पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर बात करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ स्लोप में कोई चेंज नहीं है, du/dx जीरो है और सेकंड डेरिवेटिव d2u/dx2 भी जीरो है। ठीक है ना? तो जो बात हमने बताई थी वही यहाँ पर लिखी हुई है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जहां पर जीरो है, इक्विलिब्रियम वही है, सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो है, जैसे पॉइंट एच। तो पॉइंट बी जो है ना वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट एच न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में जो भी ग्राफ दिए होते हैं उनकी स्लोप को चेक करके हम ये पता लगा लेते हैं कहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देख रहे हैं कुछ कुएं जैसा दिखता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऐसे उभार जैसा दिखता है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, फ्लैट सरफेस नजर आती है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और आगे बढ़ते हैं अब एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। अब ध्यान से देखें इसमें है क्या। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन एज u बराबर ax² - bx वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। फाइंड आउट, पहले तो निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। यानी पहले इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पर है वो पता चल जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर निकाल लेंगे। ध्यान से देखना कैसे, u ऐसे फंक्शन ऑफ x दे रखा है और मुझे निकालना है फोर्स, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, F बराबर -del u/del x ऐसे करके i कैप माइनस del u/del y j कैप माइनस del u/del z k कैप। अगर x y z तीनों होते, यहाँ तो केवल x का फंक्शन ही है तो पहला जो टर्म है यही इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स F बराबर -du/dx। डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस फॉर्मूले में है, जैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे ax² का डिफरेंशिएशन 2ax, bx का डिफरेंशिएशन b माइनस 2a, यहाँ पे 2ax - b, यानी कि अपना फॉर्मूला हो जाएगा -2x + b। ये फोर्स है, ऑब्वियस है, x डिपेंडेंट फोर्स आ गया। पता लगाना है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब यही फोर्स किस लोकेशन पर जीरो हो रहा है, सिंपल।
एफ बराबर 0 कर दो, मतलब -2ax प्लस बी बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, b/2a। अब इसी पोजीशन पर मुझे पता लगाना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला u बराबर ax स्क्वायर माइनस bx है। इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है, हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। a लिखा ही हुआ है, x की जगह b/2a का स्क्वायर माइनस b इंटू b/2a स्क्वायर, सॉल्व किया, -b²/4a आ गया। तो अगर मुझे रिजल्ट याद है, फॉर्मूले याद हैं, तो फिर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। सिंपल कैलकुलेशन की, सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच गए। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टर्म और आता है यहां पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब बात आती है मैकेनिकल एनर्जी की। इस पर भी बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो ध्यान से देखें, मतलब क्या है पहले मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी में एक टर्म है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ये कांस्टेंट रहती है अगर सिस्टम के अंदर केवल कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। अगर वो लगेंगे तो उनके अगेंस्ट जो वर्क होगा वो वापस रिकवर नहीं कर पाते, तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। वो तभी कंजर्व रहेगी जब केवल और केवल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही हो। ठीक है ना। अब देखना जरा, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जितने भी फोर्सेस हैं सबका वर्क बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनका वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस का मतलब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क 0 है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क -Δu है। इसका मतलब हो गया, ध्यान से देखें कि जो भी वर्क डन है टोटल एक्सटर्नल फिर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क जो -Δu के बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि -Δu की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा के ई। इसको अगर इधर ले आएंगे तो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू बराबर 0। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये जो वैल्यू है बराबर हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस यू आई को हम इधर ले आए तो ऐसे बोलेंगे के आई और प्लस यू आई बराबर यहाँ आ जाएगा के एफ प्लस यू एफ, यानी के आई प्लस यू आई यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्व। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन है वो कांस्टेंट रहता है अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क 0 है और कोई भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होते हैं तो उस सिस्टम के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। बस यही समझाया गया है। इसी के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पर समझना है। एग्जाम्पल नंबर 11, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में है क्या। ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए ऑफ ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABC. इट इज पुश स्लाइटली टुवर्ड्स राइट, हल्का सा पुश कर दिया। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस एट पॉइंट B, और G की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ठीक है, तो यहां से हल्का सा डिस्प्लेस किया, ऑब्वियस है फ्रिक्शनलेस सरफेस से पार्टिकल नीचे आएगा। और फिर इन्होंने पूछा है स्पीड व्हेन इट रीचेस एट पॉइंट B, मतलब इस पॉइंट पर आ जाए। तो गौर से देखना, जहां से पार्टिकल को छोड़ा गया है अगर मैं इसे एक रेफरेंस लेवल मान लूं तो 1 मीटर की हाइट पर है। बाद में जब पार्टिकल को देख रहे हैं तो वो 0.5 मीटर की हाइट पर है, यानी कितना नीचे आया है तो ध्यान से देखोगे डेल्टा H बराबर 0.5 मीटर। ठीक है, अब यहां से यहां तक आने में अगर ये रेफरेंस लेवल है, ठीक है ना, इस पोजीशन पर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो है mgh। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी वर्क है वो वर्क इस लोकेशन पर इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इस रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहां पर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग mgh1। बाद में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस वाली लोकेशन पे
mgh2, h1 का मतलब 1 है और h2 का मतलब 0.5 है, यानी कि डेल्टा H मीन्स h1 माइनस h2 0.5 हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है केवल, जो नॉर्मल रिएक्शन ट्रैक का है उसका वर्क 0 होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क 0 है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो वर्क है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे बोल दें, या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितनी कमी आई है बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस किसके बराबर है, पहले mgh1 थी, बाद में mgh2 हो गई, लॉस हो गया mgh1 माइनस h2 जो ये लिखा हुआ है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी mg1 माइनस 0.5 बराबर हाफ mv स्क्वायर। ये m से जो m टर्म है गायब हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी √10 मीटर पर सेकेंड। यानी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर था 11। और आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही, ध्यान से देखें। एग्जाम्पल नंबर 12, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए ऑफ ए रफ ट्रैक। फिर इन्होंने कहा है स्लाइटली पुश टुवर्ड्स द राइट, इट स्टॉप्ड एट पोजीशन बी, यहां पर पहुंचा और रुक गया। यहां से छोड़ा गया था, ये 1 मीटर है, जहां पर रुका है वो 0.8 है, और ये जो ट्रैक है ना जिस पर ये मूव कर रहा है ये रफ सरफेस है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इस पहले वाली लोकेशन से यहां पर आता हूं तो इस पूरे सिस्टम के लिए, मतलब इस पार्टिकल के लिए उस पर लगने वाले फोर्स, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ट्रैक का, तीसरा फ्रिक्शन, इन सब का वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा mg इंटू 1 माइनस 0.8 यानी डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ये कितना हो जाएगा 0, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन का वर्क है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये हमें निकालना है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब यहां से छोड़ा था, गौर से देखो, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहां रुक गया, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है 0। इसका मतलब है अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, नेगेटिव है, सही बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नीचे आने पर घट रही है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क ही तो कर रही है, बहुत ध्यान से देखो। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन का वर्क हम लोगों ने निकाल लिया। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आते हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला पढ़ रखा है, अब हम वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, एक रस्सी लेनी है, उसके एक एंड से पार्टिकल बांधना है और फिर वर्टिकल सर्किल पर घुमाना है ऐसे करके, इसलिए घर में एक रस्सी लो और ऐसे करके यूं घुमाते हैं, तो ये पॉइंट को ऐसे पकड़ के रखो फिक्स्ड, और मान के चलो कि रस्सी से बंधा हुआ पार्टिकल वर्टिकल प्लेन पर सर्किल में घूम रहा है, जिसका फिगर मैंने यहां बनाया हुआ है। इस लोकेशन पर सबसे नीचे वाली पोजीशन पर मान लो कि पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी दी है हॉरिजॉन्टल, और इतनी वेलोसिटी दी है कि पार्टिकल इस सर्किल पर घूम सके। तो क्या कंडीशन होती है कि पार्टिकल सर्किल पे घूम सके, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की कंडीशन, कब पार्टिकल ऑसिलेट करता है या कब पार्टिकल सर्कुलर मोशन लीव कर सकता है, इनके रिजल्ट हमको अपने दिमाग में रखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, अक्सर करके डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इन रिजल्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखें, इस लोकेशन पर यू वेलोसिटी दे दी, पार्टिकल का मास m है, अगर यहाँ पर रस्सी है ऐसे करके तो हम जानते हैं mg नीचे की तरफ लगता है, जो भी टेंशन होता है t ऊपर की तरफ लगता है, और पार्टिकल अगर सर्किल पर मूव कर रहा है तो t माइनस यहाँ पर mg सबसे नीचे वाली पोजीशन के लिए बराबर हम क्या लिख सकते हैं mu स्क्वायर बाय l, जहां l क्या है इस रस्सी की लेंथ, या r रेडियस है तो mu स्क्वायर बाय r, ठीक है। मान लिया हम लोगों ने सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है r,
किसी जनरल पोजीशन की जब बात करते हैं यहाँ की एट एन एंगल थीटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एफवीडी बनाते हैं पार्टिकल का, mg नीचे, रस्सी का टेंशन टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और अगर इक्वेशन लिखने को कहा जाएगा तो हम कैसे लिखते हैं, t माइनस, और यहाँ हो जाता है mg cos थीटा बराबर, इस जनरल पोजीशन पर अगर मैं कह दूं कि वेलोसिटी कितनी है v, तो बराबर हो जाता है t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। ये लोएस्ट पोजीशन के लिए हो गई और ये किसी जनरल पोजीशन के लिए हो गई। जिस पॉइंट पर भी चाहो, मान लो मैं इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ या इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ, तो मैं किसी भी पॉइंट पर इसी तरह से पार्टिकल का एफवीडी बनाऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा, रस्सी का टेंशन दिखाऊंगा और फिर सर्कुलर मोशन की कंडीशन नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर mv स्क्वायर बाय r। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है वह है कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, यानी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की कंडीशन। उसके लिए करते क्या है, लोएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड देते हैं वो u है, और पार्टिकल को अगर यहां पहुंचाना है, मतलब इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसका जो टेंशन है वो 0 से ज्यादा बना रहे, 0 ना हो। लिमिटिंग केस में हमने मान लिया टेंशन कितना है, 0। तो बस यहां से यहां पहुंचाना है। ऊपर वाले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं यहां पर ऐसे करके, तो हमें पता है mg नीचे लग रहा होता है, अगर टेंशन होता तो t भी नीचे लग रहा होता, तो मैं कुछ ऐसे लिखता mg और प्लस t, और बराबर उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं लिखता mv स्क्वायर बाय r। अब इस टेंशन को अगर मैं 0 कर दूं, इस लोकेशन में लिमिटिंग केस कंसीडर करूं, तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है, √gr। ये एक तरह से मिनिमम स्पीड है उस लोकेशन पर, या क्रिटिकल स्पीड हम लोग कह देते हैं इसे। कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। और फिर एनर्जी को यूज करके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि √5gr के बराबर आ जाती है। यानी लोएस्ट पोजीशन पर अगर स्पीड √5gr है या उससे ज्यादा है, मिनिमम 5gr √5gr है या उससे ज्यादा है, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। और आगे बढ़ते हैं। फिर एक और कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल। इसमें क्या होता है, पार्टिकल को इतनी स्पीड देनी होती है कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है ना। फिर एक और कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है, पार्टिकल ऑसिलेट करे, मतलब टेंशन कभी खत्म ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा देखा जाता है पार्टिकल के लिए कि ये जो लोकेशन होती है, यहां पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई तो एग्जैक्टली टेंशन 0 हो जाता है, क्योंकि t बराबर होता है mv स्क्वायर बाय r। यहां पर mg नीचे है, टेंशन और mg के बीच का एंगल 90 है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 तो टेंशन 0, इसका मतलब इसके नीचे किसी भी पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं होता। तो जहां चाहो वहां पार्टिकल को रोक दोगे, टेंशन पार्टिकल में रस्सी में टेंशन रहेगा और पार्टिकल ऑसिलेट करता है। इस लोकेशन पर अगर पहुंचाना है पार्टिकल को तो r ऊपर ले जाना है, यानी नीचे वाले पॉइंट पर जो स्पीड होनी चाहिए r ऊपर ले जाने के लिए, वेलोसिटी 0 करने के लिए कितनी होगी, u बराबर √2gr। तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्पीड 0 से √2gr के बीच में होती है, ग्रेटर देन 0 लेस देन नॉट इक्वल टू √2gr, तो पार्टिकल लोअर हाफ में ऑसिलेट करता है। समझ गए, u की वैल्यू √5gr से बड़ी मोशन कंप्लीट, छोटी तो फिर ऑसिलेट करता है। अगर √2gr से ज्यादा है लेकिन √5gr से कम है, तो ऐसा देखा जाता है कि जो पार्टिकल होता है ना, वो अपर हाफ में यहां से यहां के बीच में, यानी सबसे ऊपर नहीं पहुंच पाता, लेकिन इस वाली पोजीशन को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि u की वैल्यू √2gr से बड़ी है। बट 5gr से छोटी है तो टेंशन की वैल्यू कहीं पर भी 0 हो जाती है, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होती। फिर इसके आगे का जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है, प्रोजेक्टाइल, यानी ट्रैक पैराबोलिक हो जाता है। मतलब एक तरह से सर्कुलर मोशन जो है ना, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CM से PM, देख रहे हैं। और CM से PM बनना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से मुश्किल कैटेगरी में आते हैं, उनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो लेकिन ये कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि बहुत जो एग्जाम्स होते हैं, मेंस के एग्जाम में तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कभी कभार ये रिजल्ट पूछ लेते हैं कि कंडीशन ऑफ लिविंग द सर्कल क्या है, यानी
लोएस्ट पोजीशन पर जो स्पीड है वो √2 GR, लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड है वो √2 GR से √5 GR के बीच में अगर हम रखते हैं तो ऐसा होता है। √2 GR से छोटी रखते हैं तो ऑसिलेट करता है, और अगर मैं इसके पहले दिखाऊं √5 GR से बड़ी स्पीड होती है तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता है। और एक बात, अगर मैं यहाँ पे टेंशन को 0 करता हूँ, मतलब लिमिटिंग केस लूँ और लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालूं, तो वो 6 mg के बराबर आता है। मतलब यहाँ पर U की जगह क्या रख दोगे, √5 GR, और टेंशन निकालोगे तो ये mg इधर आ जाएगा, U √5 GR है। जैसे ही सॉल्व करेंगे टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन कितना आ जाएगा, 6 mg। एक और इंपॉर्टेंट बात, लोएस्ट और हाईएस्ट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टेंशन का डिफरेंस होता है ना सर्कुलर मोशन में, वो हमेशा 6 mg के बराबर आता है। ये आप थोड़ी सी कैलकुलेशन घर में करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है ये। पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम ए, यहां से छोड़ा गया। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द शॉन सिचुएशन। स्पीड निकालनी है एट d, नॉर्मल रिएक्शन और हाइट जिससे पार्टिकल छोड़ा गया है। और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यहां से पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है, कुछ बताया नहीं गया, इसका मतलब हम स्मूथ सरफेस मानते हैं, यहां से पार्टिकल छोड़ते हैं। ये लोएस्ट पोजीशन है, ये C है, बिल्कुल सामने वाली पोजीशन, और यहाँ पर स्पीड दे रखी है फिगर में ही √7 GR, यानी इस पॉइंट से रिलीज करा गया, और फिर जब पार्टिकल पॉइंट C पर पहुंचा तो स्पीड कितनी है, √7 GR। तो हमें पता लगाना है कि D पर स्पीड कितनी है। ये एक ट्रैक है, पार्टिकल इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर मूव कर रहा है। तो जैसे रस्सी के क्वेश्चंस होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही स्फेरिकल शेल के अंदर अगर किसी पार्टिकल का मोशन हमें करना है, तो एक जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ना, वो बिल्कुल वैसे ही रोल प्ले करती है जैसे रस्सी से बंधे हुए पार्टिकल में टेंशन। पार्टिकल यहाँ पर आएगा, इधर पहुंचेगा, आगे बढ़ेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की जो कंडीशन होती है बिल्कुल सेम। यानी अगर R रेडियस है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n बराबर 0 कर दोगे तो पार्टिकल कॉन्टेक्ट लूज कर देगा। इस तरह की बातें समझ में आनी चाहिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है, C पॉइंट पर स्पीड दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है स्पीड एट D। तो ध्यान से देखना, C पॉइंट पर अगर स्पीड √7 GR है तो पॉइंट B पर कितनी स्पीड होगी, ऑब्वियस है B से C तक जाने में। यहाँ पर अगर मैं कह दूं स्पीड U है और C तक पहुंचे हो स्पीड √7 GR है, तो एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके हम पॉइंट B पर स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या C पे स्पीड दे रखी है तो D पे स्पीड निकाल सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहले में क्या निकालना है, D पर स्पीड और C पर स्पीड मालूम है √7 GR। हमें पता है इस पोजीशन पर स्पीड अगर √5 GR से बड़ी होती है तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब यहां पर √7 GR है तो इस लोकेशन पर जो भी स्पीड है वो √5 GR से तो बड़ी होगी ही ना, क्योंकि जब यहाँ √7 GR है तो √7 GR से बड़ी है, यानी √5 GR से बड़ी है, मतलब सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट होगा, यानी कि पार्टिकल पोजीशन D पर पहुंचेगा, ठीक है। अब मैं पॉइंट D पर स्पीड निकालना चाहता हूं, वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें। सॉल्व करेंगे तो सेम VD² बराबर VC² - 2GR, ये रिलेशन बन जाती है। सॉल्व करने पर VD की वैल्यू आ जाएगी √5 GR। फिर हमें क्या करना है, पॉइंट D पर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। अगर पॉइंट D पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है यहाँ पर, तो mg नीचे n भी नीचे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, mg + nd नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर mvd²/r, यानी nd की जो वैल्यू है वो जाएगी mvd²/r - mg, और vd की वैल्यू ऊपर से नीचे रख दोगे तो m5gr/r - mg, यानी कि 4mg। अब A और C के बीच में बात करनी है, ध्यान से देखें, क्योंकि मुझे निकालना है हाइट। यहां से छोड़ा गया, पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, ये R है, तो इसका मतलब इन दोनों लोकेशन में पार्टिकल यहां से चला यहां पे आया, इसे हम रेफरेंस मान लेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके पॉइंट C पर स्पीड पता है, पॉइंट A पर स्पीड कितनी है, 0 है, H कितना होना चाहिए कि पॉइंट C पर स्पीड √7 हो जा रहा है, √7 GR हो जाए, ये निकालना है। यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट A एंड C, रेफरेंस माना था हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh,
काइनेटिक एनर्जी वहां पर कितनी है 0 बराबर, अब सी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc², पोटेंशियल एनर्जी उसी रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में mgr, वैल्यू पुट कर दो vc की, स्लोली सॉल्व कर लोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 9/2r, मतलब h जब 9/2r होगा और फिर पार्टिकल को छोड़ोगे तो पॉइंट सी पर पार्टिकल की वेलोसिटी √7gr होगी। यही क्वेश्चन ने पूछा था, ध्यान से देख रहे हैं। यहां पर पता था पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं, है ना। इसमें क्या है, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विद वेलोसिटी 0.5 √gr ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन फिगर। फिर हमें निकालना है द ब्लॉक लीव्स द सरफेस एट पॉइंट सी, यहां पर छोड़ देता है, कैलकुलेट एंगल थीटा इन द फिगर। ठीक है, मतलब यहां से जब पार्टिकल आगे बढ़ता है उसकी स्पीड मालूम है, धीमे धीमे जब नीचे आता होगा स्पीड बढ़ती जाती होगी, तो इस लोकेशन पर जब पहुंचेगा तो कॉन्टेक्ट लूज होने का मतलब होता है n बराबर 0। यहां ध्यान से देखेंगे mg नीचे, इस mg का इधर कंपोनेंट करोगे कितना आ जाएगा mg cos थीटा माइनस n जो कि यहां 0 लेना है बराबर mvc²/r। यानी कि अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो जो vc है ये बराबर हो जाएगा √rg cos थीटा। ठीक है, सेम यहां लिखा हुआ है, ये ब्लॉक लीव्स द सरफेस एट सी, इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन 0, यानी कि vc की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे पॉइंट बी और पॉइंट सी इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन यूज करनी है, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, सिंपल सी बात है, पॉइंट सी पर पहुंच रहे हो तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mvc², पहले कितनी थी हाफ mv² या v0² जो कि शुरुआत में दे रखी है, यानी यहां से यहां पर आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। ऊपर से नीचे आने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है हाफ mvc² माइनस हाफ mv0² बराबर mg और यहाँ 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो पॉइंट सी पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, vc की वैल्यू पुट कर दी rg cos थीटा, इनिशियली v0 पता ही था हमें, और बराबर mgr 1 माइनस cos थीटा। मतलब कहां से कहां आए हो, गौर से देखो, पहले यहां थे अब यहां पर आ गए, ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी r cos थीटा, पूरी r है तो कितना नीचे आ रहे हैं r माइनस r cos थीटा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पर cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 3/4। तो बहुत आसान है, सिर्फ सीखने वाली बात थी कि यहाँ पर हमने n को 0 किया और सिंपली इसे सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है ना, इस पे जितने भी हमने एग्जाम्पल्स कराए हैं इन्हें बहुत अच्छे से तुम्हें समझना है, बार बार इनको देखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।